हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी। और पॉलिटी में हम जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन। और सेंटर स्टेट रिलेशन में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा है एग्जीक्यूटिव रिलेशन, उसी को हम प्रशासनिक भी बोलते हैं, और तीसरा है फाइनेंशियल रिलेशन। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि केंद्र कहाँ पे कानून बना सकती है या राज्य कानून कहाँ कहाँ बनाती है। उसी की बात हम करते हैं सातवीं अनुसूची में, है ना। सेवन शेड्यूल में, सेवन शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि जो संघ है, यानी जो संसद है, वो कानून कहाँ बना सकती है, संघ सूची पर। और राज्य कहाँ पे, राज्य सूची पर कानून बना सकती है ना। और अगर समवर्ती सूची की बात करेंगे तो क्या होगा कि दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या हो जाएगा कि जो सेंटर वाला कानून है उसको ज्यादा वैलिड करार दिया जाएगा। और अगर किसी में कोई चीज कानून शामिल नहीं है तो उसी को हम बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, है ना। और वो किसके पास है? वो भी जो है वो है सेंटर के पास। क्लियर? तो ये बात आपको पता है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे प्रशासनिक कानून, है ना। यानी सेंटर कहाँ काम करेगा, राज्य कहाँ काम करेगा, है ना। तो उसी में से अब जो हम नेक्स्ट में पहुंचे हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। क्लियर? क्योंकि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको जरूर जो है पहले वाला, यानी इससे पहले वाला जो वीडियो है वो जरूर देखिए, तभी आपको जो है बात समझ में आएगा। क्लियर? ये चीज है अखिल भारतीय सेवाएं। किसी, हाँ, किसी अन्य संघ की तरह केंद्र और राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं। ठीक है। सार्वजनिक सेवाएं एक तब है कि सेंटर लेवल पर जो सेवाएं हैं वो है यूपीएस। और जो स्टेट लेवल पर जो सेवाएं हैं, अगर हम बिहार की बात करेंगे तो बीपीएससी, राजस्थान की बात करेंगे तो आरपीएस, यूपी की बात करेंगे तो यूपीपीएस, ये बटी हुई है। जिन्होंने केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, है ना, जो पूरे भारत लेवल पर, वो है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, है ना। परंतु इसकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। यानी ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो कहाँ काम करती है, वो सेंटर में भी काम करती है और स्टेट में भी काम करती है ना। लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है यूपीएससी। और यूपीएससी जब नियुक्ति करती है, और यूपीएससी किसके अंतर्गत काम करता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत, है ना। तो ये चीजें आपको समझना है। इन सेवाओं को केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। और इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई आईएएस है, ठीक है, आईएएस, ठीक है। अब आईएएस क्या होता है? एक मिनट। हाँ, कोई आईएएस है। अब आईएएस क्या होता है, क्योंकि केंद्र क्या करता है, इसको नियुक्त भी कर सकता है, इसको हटा भी सकता है, लेकिन राज्य में ये काम करता है। जैसे बिहार का इंटरव्यू लिया, तो बिहार में अगर ये काम करेगा तो इस पर भी एक दबाव रहता है, किसका? सीएम का, है ना। तो उसी को बोलते हैं कि तत्कालिक जो नियंत्रण है वो राज्य का है ना। राज्य इसको निलंबित भी कर सकता है ना, इसको ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन हटा नहीं सकता है। हटाने का पावर किसका है? इसको केंद्र के पास, है ना। क्लियर? तो इसीलिए बोलता है कि इन पर जो नियंत्रण है केंद्र सरकार का भी है, लेकिन थोड़ा बहुत नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार का है। ये मामला है। 1947 में जब भारत हमारा आजाद हुआ, उसमें भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर आईएएस, है ना, और भारतीय पुलिस सेवा के स्थान पर जो है आईपीएस नाम दिया गया। ठीक है।
जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवा के रूप में मान्यता दी गई। यानी 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसमें दो अखिल भारतीय सेवा बनी। एक का नाम है आईएएस और दूसरा है आईपीएस। यह है पुलिस सेवा, है ना। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और आईपीएस का मतलब है इंडियन पुलिस सर्विस। ये 1947 में ही बन गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, 1966 में भारतीय वन सेवा, है ना, तीसरी अखिल भारतीय सेवाएं बनाए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्लियर है। और संविधान का अनुच्छेद 312 को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है ना। यानी बेसिकली ये है कि ये जो अखिल भारतीय सेवा का जो गठन का बात है, वो कैसे शुरू होता है, वो कौन प्रस्ताव ला सकता है, वो प्रस्ताव ला सकता है राज्यसभा। राज्यसभा जो है अगर विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, है ना, तो क्या होगा, तो जो राज्यों में एक नई अखिल भारतीय सेवाएं आ जाएगी। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे लोग अभी बोलते हैं आईईएस, यानी इंडियन एजुकेशन सर्विस भी आना चाहिए, है ना। आईजेएस, इंडियन जुडिशरी सर्विस, है ना। तो ये सब सर्विस आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा, अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तब क्या होगा, नई अखिल भारतीय सेवाएं आ सकता है। और वो कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 312 में। क्लियर है। ये चीज है। इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक का आवंटन राज्यों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है तथा इनमें से प्रत्येक में समान स्तर के अधिकारी होते हैं एवं उन्हें समान वेतन प्रदान होता है ना। ये चीजें हैं कि सबको बराबर ही मिलता है, सब बराबर ही है ना। और किसको कितना अखिल भारतीय सेवाएं मिले, इसका ये मतलब होता है कि किसको कितना जरूरत है। यानी जिस राज्य को ज्यादा जरूरत होगा वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे, है ना। ये मामला बैठता है। अद्यपि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य की स्वायत्तता संरक्षण को सीमित कर संविधान के संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है। जब हम संघीय सिद्धांत भी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम उल्लंघन में जो नकारात्मक चीजें हैं उसमें से हम ये बात किए थे। क्लियर है। तो ये बात आपको समझना है। इन सेवाओं का समर्थन निम्नांकित आधार पर किया जाता है ना। तो अगर संविधान का उल्लंघन करता है, संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो लेकिन फिर भी क्या है, क्यों है ये सेवा। तो इसके लिए अच्छी अच्छी चीजें क्या है, अब ये दो तीन पॉइंट में समझते हैं। केंद्र एवं राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन के रख रखाव, है ना। यानी सबसे प्रशासन जो है सबसे उच्च लेवल का है, वो यही करता है। क्योंकि इससे लोग प्रमोशन होके जो है सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, है ना, ये सब लोग बनते हैं, है ना। पूरे देश में प्रशासनिक एकीकरण व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं केंद्र एवं राज्यों के सामूहिक हित के संबंध में सहयोग एवं संयुक्त कार्यों में ये काम करते हैं। तो ये बात आपको समझना है। पहला पॉइंट क्या है कि केंद्र और राज्य को जो है एक अच्छा प्रशासन देता है। एक तो ये, दूसरा है देश के प्रशासनिक एकीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने में। जैसे बिहार के लोग जो है वो आपको केरला का एजेंट मिल गया, तो आप केरला में चल गए, केरला वाले बिहार में आ गए, है ना। तो आप वहाँ के कल्चर भी जान गए, वहाँ के सारी चीजें जान गए, ये भी जान गया, तो दोनों का ट्रांसफर होता है ना। लेकिन ये क्या होता है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो होता क्या है कि ये दोनों की एक डर का माहौल रहता है। डर का मतलब ये होता है कि जैसे आप बिहार के बारे में गलत सोच रखे थे, आपके दिमाग में था बिहार के लोग ये होते हैं, ये होते हैं, है ना? और केरला के बारे में भी बिहार वाले भी ऐसे सोचते थे। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के यहाँ गए तो दोनों को लगा अरे ये तो ठीक है, हमने गलत सुना है ना। तो ये भी जो एकीकरण है जो देश के विकास में, देश की अखंडता और एकता में क्या करता है, मजबूत करता है ना। दूसरा है केंद्र और राज्यों के सामूहिक हितों के संबंध में सहयोग और संयुक्त कार्यों में। बेसिकली केंद्र और राज्य के कार्य में भी ये क्या करता है, मदद करता है। ये भी बात जो है आपको समझना है। नेक्स्ट है संविधान में अखिल भारतीय सेवा को उचित बताते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में द्वैध नीति को सभी संघीय व्यवस्थाओं ने अपनाया है।
अन्य इस टाइप का नीति है जहां भी संघीय व्यवस्था है, जैसे अमेरिका है ना, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सभी ने अपनाया है। सभी संघीय व्यवस्थाओं में संघीय सिविल सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवाएं पाई जाती है। जैसे भारत में है ना, यूपीएससी है सिविल संघ के लेवल पर, और प्रांत के लेवल क्या है, अपना अपना स्टेट पीसीएस है। भारतीय संघ में भी द्वैत नीति तथा दो प्रकार की सेवाएं होगी, किंतु इसका एक अपवाद भी होगा। यानी यह पाया गया है कि प्रत्येक देश में प्रशासन में कुछ विशेष पद प्रशासन के स्तर को बनाए रखने के लिए रणनीतिक पद कहे जाते हैं। रणनीतिक का मतलब है स्ट्रेटजी, है ना। निसंदेह प्रशासन का स्तर इन रणनीतिक पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोक सेवकों की दक्षता पर निर्भर करता है, यानी किसको कितना एफिशिएंसी। जैसे आपको है ना कि कोई बना देता है सचिव, जैसे बन गया वित्त सचिव। तो अगर वित्त सचिव बन गया है तो वित्त से रिलेटेड जितना भी कार्य होता है, कुछ भी होता है, तो कौन देखेगा, वित्त सचिव देता है, और ये बताएगा किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को, यानी वित्त मंत्री को। क्लियर है ये बात है। तो ये तो दक्षता पर है, किसके अंदर कितना पोटेंशियल है वो डिसाइड करे। ऐसा नहीं है कि सभी लोग वित्त मंत्री बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, सॉरी वित्त सचिव बन जाएंगे, है ना। उसी टाइप से जो है गृह सचिव होते हैं, उसी टाइप से रक्षा सचिव होते हैं, है ना। तो सबका क्या होता है, एक टैलेंट होता है, दक्षता पर, इफिशियंसी पर निर्भर करता है। ये चीज, इसी को हम बोलते हैं रणनीतिक पद। क्लियर। संविधान ने भी बिना किसी भेदभाव के राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वो अपनी लोक सेवाओं का गठन करें। बिल्कुल है सब जगह। अखिल भारतीय सेवाएं हेतु अखिल भारतीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाए, है ना। इसके द्वारा चयनित प्रशासकों हेतु अखिल भारतीय सेवाओं के समान वेतन भत्ते हों तथा इनके रणनीतिक और मुख्य पदों पर नियुक्त के समान अवसर होना चाहिए। सबको आप मौका दीजिए कि ऐसा हो। क्लियर है ये बात है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग के अपॉइंटमेंट से संबंधित कि ये क्या मैटर है। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य के संबंध निम्नलिखित है। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है कि बीपीएससी अगर हम ले लेते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं और इनके जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें जो सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है ना। इसको हटा कौन सकता है इनके अध्यक्ष को, प्रेसिडेंट। क्लियर है ये बात है। संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, है ना, जेएसपीएससी का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। जैसा कि हम बताए हैं कि अगर दो या दो से अधिक राज्य अगर ये अनुरोध करते कि आप जो है हमारे लिए क्या है कि कानून बनाइए, तो संसद कानून बना सकता है। तो अगर ये राज्य बोल दे कि हमारे लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाइए, ठीक है, तो कर सकता है, बना सकता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है ना। अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया, तो इसके जो अध्यक्ष है और सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग राज्य के आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। बेसिकली क्या है कि राज्य को सपोर्ट कर सकता है ना। कौन, यूपीएससी, है ना। अगर कोई काम आ गए तो इसको सपोर्ट कर सकता है, ये मैटर है। संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता, है ना, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर जैसा कि करता है। तो अगर संसद कानून बना दे तो ये करने लगेगा, है ना। ये कौन करेगा, हेल्प करेगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। क्लियर है। तो ये है कौन सा है, ये है लोक सेवा आयोग का कार्य कैसे कैसे होता है। अब हम बात करेंगे एकीकृत न्याय व्यवस्था। अब एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या मतलब है।
ये चीजें समझना है। भारत में क्या है कि भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जैसे ये इंडिया है। इंडिया में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सिस्टम है। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए यूएस में एक तो है सेंटर, एक है स्टेट है। तो स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट है, इसका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्लियर है? उसी टाइप से इसका भी है, सुप्रीम कोर्ट है, इसका हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सेंटर के जो ये जो सेंटर का सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ये सेंटर का कानून लागू होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो इस वाले में जाएगा। लेकिन अगर राज्य से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है तो कहाँ जाएगा? हो जाएगा राज्य के सुप्रीम कोर्ट में, राज्य के हाई कोर्ट में, है ना, इस टाइप से। लेकिन भारत में क्या है कि एक ही सिस्टम है, सेंटर और स्टेट को दोनों का एक ही सिस्टम है ना? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। क्लियर है? तो यही चीजें हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? यद्यपि भारत में दोहरी रणनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है, एक ही नीति है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जैसा कि हम बताएं। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर, उच्च न्यायालय उसके नीचे, है ना? भारत में यही है ना कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके बाद है हाई कोर्ट। क्लियर है ये चीजें? उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र और राज्यों दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, बिल्कुल, है ना? यानी यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को समाप्त करने हेतु अपनाई गई है ना। तो बेसिकली ऐसा मानते हैं कि अगर अलग अलग होगा तो टकराव ज्यादा, वो तो होगा कि नहीं होगा वो तो अलग होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यानी उच्च न्यायालय के यानी हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति है, कैसे होता है? एक तो होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो, प्लस जो भी राज्य, अगर बिहार है, बिहार के यहाँ पर जो है वो गवर्नर, गवर्नर किसी नाम को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा कि हाँ जी ये नाम का व्यक्ति को आप है, तो इसको जो है उसको क्यों नियुक्त कौन करेगा? नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं? ये मामला है, वही चीज है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरित भी किया जाता है, ट्रांसफर भी किया जा सकता है कि बिहार से ही कर दिया कि नहीं अब ये जो जज होंगे यूपी में जाएंगे, है ना, ये चीजें हैं। और पद से हटाया भी जा सकता है ना? कैसे हटाया जाएगा ये बात तो हम करेंगे कि जब हम क्या चीज, जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तब। संसद विधान बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उदाहरण के लिए कि महाराष्ट्र एवं गोवा के लिए एक ही है, दोनों एक ही है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट है ना? और पंजाब और हरियाणा के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय है ना? एक ही हाई कोर्ट। तो ये चीजें है। क्लियर है? ये बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपातकालीन अवधि के संबंध, यानी कि अगर आपातकाल आ जाता है तो क्या स्थिति होती है ना, कार्य करने की, वो बात हम पढ़ेंगे। ये बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 352। ठीक है, कब लगता है यार राष्ट्रीय आपातकाल? या तो युद्ध हो रहा है, भारत और पाकिस्तान से युद्ध है, या बाह्य कर, बाह्य आक्रमण का मतलब ये होता है कि मान लो कि किसी ने हम पर क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया है भारत पर, जैसे चाइना करते रहता है। क्लियर है? या देश में क्या है कि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि जैसे पहले जम्मू और कश्मीर में होता था, है ना, ये चीज है। तो उसी के अनुसार जो होता है कि हम उसी को बोलते हैं कि क्या होता है कि देश में आपातकाल लग चुका है।
अब कौन लगाएगा? ऑब्वियसली बात है, राष्ट्रपति लगाएगा, है ना? राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है। किसी भी विषय पर, यानी राज्य सूची पर भी पूरा का पूरा कंट्रोल किसका हो जाता है? वो हो जाता है केंद्र का। नहीं, इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रणाधीन हो जाते हैं। अभी उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि पूरी तरह से जो है, ये जो राज्य है किसके कंट्रोल में आ जाता है? ये आ जाता है सेंटर के कंट्रोल में। इसका मतलब ये हुआ, निर्माण का मतलब, कंट्रोल का मतलब ये हुआ है कि जो राज्य का जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो इसके कंट्रोल में आ जाता है। ये कानून बना ही नहीं सकता है। ये क्लियर? अब ऐसा नहीं, निलंबित नहीं किया जाता है, यानी जो है, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो फिर से चालू हो जाएगा, है ना? ये मामला। जब राज्य में राष्ट्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन कब लगता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्य का राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। जैसे जैसे अगर किसी भी राज्य में, बिहार का ही एग्जांपल लेते हैं, राज्य में क्या लग गया है? आर्टिकल जो है वो 356 लग गया है। और आर्टिकल 356 कब लगता है? पहले लगता है आर्टिकल 365। और 365 में क्या होता है कि राज्य को निर्देश देता है केंद्र कि आप ये काम कीजिए, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए ये नहीं करता है, तो आर्टिकल 356 इस मुद्दे पर लगाया जाता है कि राष्ट्रपति ये बोलेगा कि जो राज्य है, यानी जो बिहार है, वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पूरा जो काम है हम ले रहे हैं, है ना? राष्ट्रपति ले लिया। अब राष्ट्रपति तो जाके बिहार में काम करेगा नहीं, तो उसका एजेंट ये को काम करता है, जिसको गवर्नर है ना? तो या तो गवर्नर को दे सकता है, यहाँ क्लियर लिखा है, इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य प्राधिकारी, यानी या तो गवर्नर को बोल सकता है कि आप चलाइए, है ना? या किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। क्लियर? ये जो है, समझ सकते हैं, राष्ट्रपति ग्रहण करती है। तो ये बात होता है, इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल। ये आर्टिकल 360 में लिखा हुआ है। केंद्रीय वित्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्य यह को निर्देशित कर सकता है तथा राज्य के कार्यकारी, राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के वेतन में कटौती करने का आदेश आदेश दे सकता है। बेसिकली ये कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल जो है स्थिति भारत की खराब हुई, या फाइनेंशियल इमरजेंसी आया, जो हमारे देश में अभी तक नहीं आया है, ना आना भी नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता था कि जो 1991 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है। अगर आ जाती तो क्या होता है कि राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे ए ग्रेड का हो या बी ग्रेड का हो या सी का, कोई भी कर्मचारी है, उसका वेतन कटौती के लिए बोल सकता है कि आप वेतन काटिए, है ना? ताकि देश की जो स्थिति है बेहतर। क्लियर है? ये बात है। कुछ अन्य उपबंध के बारे में बात करते हैं कि संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। कौन कौन सा उपबंध करता है भाई? एक है आर्टिकल 355। अब यहाँ पर दो बातें समझना है। हम क्या बता रहे थे कि एक है राष्ट्रपति शासन 356, और एक है 365। ये क्या करता है? ये निर्देश देता है, किसको? ये निर्देश देता है राज्य, किसके द्वारा? सेंटर के द्वारा स्टेट, ठीक है, कि भाई आप काम करो। तो ये काम कर नहीं रहा है, फिर आप लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन कि हम काम करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर एक स्टेप पीछे आइए कि राज्य क्यों नहीं काम कर रहा है। राज्य के प्रति काम कराना आपकी जिम्मेदारी है। अगर राज्य के साथ कुछ हो रहा है तो ये सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? ये है केंद्र की जिम्मेदारी। यही बात है, और ये जिम्मेदारी कहाँ लिखा हुआ है?
ये जिम्मेदारी लिखा हुआ 355, आर्टिकल 355। क्लियर है? यहाँ पर वही चीजें है। आर्टिकल 355 केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। पहला, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे, है ना? कोई हमला ना करे, या आंतरिक कोई विद्रोह हो रहा है तब भी क्या करे, इसकी जो रोकने की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र के पास है। दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है वो कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये भी सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है, राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है, ये भी ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो तुरंत हटा देगा। ऐसे तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष मैक्सिमम। लेकिन राज्यपाल को जो है कभी भी हटा सकता है प्रेसिडेंट, और कुछ बोलेगा भी। क्लियर? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, वह राज्य के प्रशासनिक मामले की रिपोर्ट समय समय पर केंद्र को देता है। तभी तो पता चलता है कि यहाँ जो है वो संविधान के अनुसार चल रहा है राज्य या नहीं चल रहा है, यही बताते रहता है। क्लियर? नेक्स्ट है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उसे जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत, और एक होता है नगर पालिका का। ठीक है, ये नगर पालिका, और इसमें चुनाव में कौन कौन चुनाव करता है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना? और इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वही चुनाव करता है इसका, है ना? अब इसमें एक नियुक्ति होती है जिसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त की। क्लियर? और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट, है ना? तो ये भी एक मुद्दा है जो हमें समझना है। क्लियर है? संविधानेतर युक्तियां, यानी संविधान के अतिरिक्त जो है और कौन सी युक्तियां हैं जो केंद्र और राज्य के जो है प्रशासनिक संबंधों को जो है क्या करती है, प्रशासनिक संबंध बना के रखती है ना? वो कौन सी है? उपयुक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त, यानी ये सारा चीज संविधान में लिखा हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा है। इसके अतिरिक्त केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संविधानेतर युक्तियां भी है। ठीक है, इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदाता निकाय, यानी किसी से परामर्श लेना, एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल है। क्लियर है? तो कुछ हम बात कर लेते हैं, ज्यादा तो नहीं करेंगे, है ना? जैसे, अब नीति आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्श निकाय में शामिल है। यानी नीति आयोग सिर्फ क्या करता है, एक परामर्श देता है। किसको? केंद्र को भी और राज्यों को भी, है ना? हम पढ़ेंगे कि जो केंद्र नीति आयोग में कौन कौन से लोग हैं, है? ये बात हम करेंगे। नीति आयोग, जिसे योजना आयोग का स्थान, पहले योजना आयोग था, जो काम योजना आयोग करता था वही काम नीति आयोग कर रहा है। राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद एवं परिवार कल्याण, केंद्रीय स्थानीय शासन परिषद, क्षेत्रीय परिषद, है ना? उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, है ना? परिवहन विकास परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी इसी को हम यूजीसी बोलते हैं, है ना? इत्यादि। बेसिकली यहाँ पर कुछ है नहीं, है ना? सब चीजें एक ही जैसा है। तो आज भर हम इतना ही रहने देंगे। अगले बार जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। क्लियर है? यानी केंद्र और राज्य के बीच जो है वो वित्तीय संबंध क्या है, टैक्स का मामला क्या है ना? तो हम दो चीजों को अच्छे से पढ़ लिए, एक तो हम पढ़ लिए लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव का रिलेशन क्या है। क्लियर? यानी प्रशासनिक और विधायी जो है बात हम कर लिए। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।